कार्यक्रम के देखिए जम्मो संगवारी मन ला जय जोहार राम राम करत हो। आशा है संगवारी हो आप मन बने बने होहू और महू बने बने हावों तभे आप मन संग गोट बात करे बर आए हों। और संगवारी हो देखो कि हमन खेती करथन साग भाजी के सामान्य रूप से खेत में हमन खेती करथन, लेकिन मैं जी हाँ खड़े हों ओला कथे पाली हाउस। और जो फसल आप मन ला दिखत है वो हरे पताल यानी टमाटर के। तो बहुत से संगवारी मन ला लगत होई कि पताल के है तो 3-4 फीट से ज़्यादा नहर है नहीं पौधा है, और यहाँ तो 7-8 फीट 10 फीट से ऊपर भी आप मन ला फसल है दिखत होई। तो संगवारी हो हमर छत्तीसगढ़ में भी पॉली हाउस में अत्याधुनिक तरीका से इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय परिसर में खेती होवत है पताल यानी टमाटर के। तो ये खेती आप मन भी कर सकत हो, बशर्ते जोन वैज्ञानिक मन ये बात ला बताही वो वैज्ञानिक मन के बात ला धर के आप मन भी ये खेती ला कर सकत हो पॉली हाउस में। पॉली हाउस में थोड़ा खर्चा ज़्यादा है संगवारी हो, लेकिन सरकार को तिले गजब का योजना भी है, ओकरो लाभ आप मन ले सकत हो। तो संगवारी हो आप मन ला हमन आज चर्चा करबो कि पॉली हाउस में टमाटर के वैज्ञानिक खेती कैसे करे जाए। विशेषज्ञ आवत है, तब तक आप मन देखो ये खास संदेश। जय जोहार किसान भाई हो। आप मन ला मैं बताना चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ में केला के खेती कतिक संभावित है और एकर उपयोगिता कतना है। हमन देखथन ते छत्तीसगढ़ में विगत 10 वर्ष में केला के खेती 4 से 5 गुना बढ़ गए है। काबर कि एकर मांग अतके है कि हमन एकर पूर्ति भी नहीं कर सकन। एकर उपयोगिता ये है कि एमे औषधीय गुण बोले जाए कि मिनरल बोले जाए, विटामिन बोले जाए में भरपूर मात्रा में पाए जाते। और केला ला हमन हा ऊर्जा के एक अच्छा स्रोत भी माने जाते। एमे अगर हमन हा मिनरल विटामिन बोले जाए तो नमी 70% पाए जाते, कार्बोहाइड्रेट 27% पाए जाते, एमे 1.2% प्रोटीन पाए जाते और 290 ppm फास्फोरस पाए जाते, 80 ppm में कैल्शियम पाए जाते, 6 ppm आयरन पाए जाते। किसान भाइयों देखे हो संदेश में गजब अकन बात छुपे रही थे जेला आप मन ला देखावथन, ओकर से आप मन ला भी बहुत फायदा होथे। संदेश के बाद आवो चलन संगवारी हो हमार कार्यक्रम कृषि दर्शन ला शुरू करन। पॉली हाउस में टमाटर के वैज्ञानिक खेती कैसे करे जाए ए विषय में आप मन ला बताही इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक डॉक्टर हेमंत पाणिग्रही जी। सबसे पहली सवाल कि छत्तीसगढ़ के जो जलवायु है, यहाँ के जो माटी है, पॉली हाउस में खेती करे के संभावना टमाटर के कतका है, काबर है, कैसे है, आवो जानकारी लेथन। देखिए टमाटर की जो खेती है, टमाटर एक बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जी वाली फसल है। यहाँ छत्तीसगढ़ की जो जलवायु है और जो भूमि है, यहाँ की जलवायु भूमि बहुत ही उपयुक्त है इसकी खेती के लिए। यहाँ की जो जलवायु है टमाटर की खेती के लिए बहुत ही उपयुक्त है। साथ ही साथ यहाँ का जो टेम्परेचर है टमाटर की खेती के लिए बहुत ही अनुकूल है। यहाँ टमाटर खेती आराम से की जा सकती है। यहाँ का जो तापमान है 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान जो ठंड के समय रहती है वो बहुत ही अनुकूल तापमान है। और भूमि जो है इसके लिए सैंडी लोम सॉइल जो बलुई दोमट मृदा कहा जाता है, ये मिट्टी बहुत ही उपयुक्त है और छत्तीसगढ़ में बहुतायत रूप में मिट्टी पाई जाती है। इसमें आसानी से खेती की जा सकती है। किसान भाइयों देखे हो सामान्य खेत में हमन हा जो लगाथन पताल यानी टमाटर और पॉली हाउस में लगाबो तो दोनों में अंतर भी तो राहत होही। कारण कि पॉली हाउस पूरा पैक हो जाते, उमें हवा पानी टेम्परेचर जो तापमान है वातावरण ओकर हिसाब से हमन ला बनाए पड़ते। और बाहर में हमन खेती करत हन तो खुला आसमान में रही, कभी भी पानी गिर गए, कभू घाम हो गए और कभू कभू मौसम परिवर्तन हो गए, सब ला झेल ही हमार पौधा। तो दोनों में अंतर का है, एमे का फ़ायदा है, ओमे का नुकसान है, या ओमे का फ़ायदा है, एमे का नुकसान है, एमे कैसे कैसे ध्यान हमला देना चाहिए। तो दोनों में अंतर, पॉली हाउस में पताल के खेती और सामान्य खेत में पताल के खेती में अंतर का है, एला जानना जरूरी है संगवारी हो। तो आवो जानथन अंतर के बात ला। देखिए पॉली हाउस और बाहर की खेती में बहुत फ़र्क है, क्योंकि बाहर में जो खेती करते हैं उसमें इंसेक्ट पेस्ट और डिसीज़ का इन्फेस्टेशन बहुत ज़्यादा होता है। और पॉली हाउस में जो खेती करते हैं उसमें कीट बीमारी की व्याधियाँ जो है बहुत कम मात्रा में आती है, कभी न के बराबर ही होती है।
और साथ ही उत्पादन की बात देखा जाए तो उत्पादन में 2 से ढाई गुना अधिक उत्पादन आता है पॉली हाउस के अंदर, नेट हाउस के अंदर खेती करते हैं तो। साथ ही साथ इसमें उत्पादन की जो गुणवत्ता है ये बहुत ही बेहतर गुणवत्ता वाली हम उत्पादन ले सकते हैं पॉली हाउस के अंदर। और इसकी जो मार्केट प्राइस होती है, चूँकि उत्पादन की गुणवत्ता बहुत अच्छी होने के कारण इसकी मार्केट जो प्राइस है बहुत अच्छी मिल जाती है, इसलिए पॉली हाउस में खेती करना बाहर की तुलना में काफ़ी लाभप्रद पाया गया है। सामान्य रूप से खेती करथन तो खेत में बो देथन, लेकिन पॉली हाउस में हमला बीज ला बोना है, कौन सा किस्म ला बोना है, बोए के विधि कैसे है, कतका दूरिया में बोना है, आवो पाणीग्रही जी का बतावत है बोए के विधि के बारे में पताल के खेती में। आवो संगवारी हो देखथन। बीज का चयन बहुत ही आवश्यक है। अच्छी किस्म के बीज, गुणवत्तापूर्ण बीज का चयन करना बहुत ही आवश्यक होती है। जैसे पॉली हाउस में खेती करना है तो हम ऐसे वैरायटी का चयन करना चाहिए जो कि लंबी अवधि वाली हो। देखिए टमाटर 2 प्रकार की पाई जाती है, एक तो डिटर्मिनेट वैरायटी कहते हैं और एक होता है इनडिटर्मिनेट वैरायटी। डिटर्मिनेट वैरायटी जो होती है 3 से 4 महीने में, 5 महीने में फलन होती है और फल के 4 से 7 पिकिंग होती है, उसके बाद ख़त्म हो जाती है। 3 से 4 महीने का इसका समय होता है। और जो इनडिटर्मिनेट वैरायटी होती है जो पॉली हाउस के लिए और नेट हाउस के लिए बहुत ही उपयुक्त होती है, इनडिटर्मिनेट वैरायटी 10 से 12 महीने तक चलती रहती है। इसमें फलना फूलना कंटिन्यूस प्रोसेस होता है, चलते रहता है और इसके अंदर इनडिटर्मिनेट वैरायटी को ही लगाया जाता है। इसमें वैरायटी की बात करें तो युवराज एक ऐसी किस्म है, इसमें 12 महीने तक इसमें आसानी से खेती कर सकते हैं। साथ ही साथ पंत टमाटर 1 है, पंत टमाटर 2 है, ये पंतनगर द्वारा विकसित किस्में हैं। एक सिबिलिया करके वैरायटी होती है जो कि बहुत ही उपयुक्त होती है पॉली हाउस के अंदर लगाने के लिए। साथ ही साथ एक वैरायटी नोवारा करके वैरायटी है जो पॉली हाउस के अंदर खेती करने के लिए काफ़ी उपयुक्त पाई गई है और इस वैरायटी को लगाकर बहुत अधिक लाभ यहाँ पर कमाया जा सकता है। इसकी लगाने की विधि, सबसे पहले इसको नर्सरी तैयार करते हैं जिसको हम थराहा के नाम से जानते हैं। थराहा तैयार करने के लिए प्रोट्रेस होते हैं, प्रोट्रेस में एक बीज डाला जाता है। बीज डालने के पहले मीडिया तैयार की जाती है। मीडिया में कोकोपीट, वर्मिकोलाइट और परलाइट 3:1:1 3 अनुपात 1:1 के अनुपात में पहले प्रोट्रेस को फिलिंग की जाती है, भरा जाता है। उसके बाद एक बीज इसमें डाला जाता है और बीज जैसे ही अंकुरण हो जाता है, अंकुरण होने के बाद बीज को प्राइमरी और सेकेंडरी हार्डनिंग में रखा जाता है। जब प्राइमरी हार्डनिंग में रखते हैं तो 2 से 3 लीफ इसमें आ जाते हैं और जब सेकेंडरी हार्डनिंग में रहता है तो 10 से 12 दिन तक सेकेंडरी हार्डनिंग में रखते हैं। हार्डनिंग करने का मुख्य उद्देश्य होता है कि पौधे कठोर हो जाएं और जब वातावरण में आ जाए, जो प्राकृतिक वातावरण में आ जाए तो पौधे की मोर्टलिटी ना हो, मरे मत, इसलिए हार्डनिंग करना बहुत ही आवश्यक होता है। नर्सरी तैयार करना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि अगर डायरेक्ट हम सीडिंग कर देते हैं तो पौधे के मरने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है और उसमें पौधे की गुणवत्ता अच्छी नहीं होती। तो नर्सरी लगाकर ही पौधे हमको लगाना चाहिए। तो नर्सरी लगाने के लिए, नर्सरी लगाते समय ये बात को अभी ध्यान रखना चाहिए कि बीज का ट्रीटमेंट बहुत ही आवश्यक है। सीड ट्रीटमेंट होना बहुत आवश्यक है। सीड ट्रीटमेंट के लिए बायोस्टिंग 2 ग्राम प्रति लीटर प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से बीज को ट्रीटमेंट करना चाहिए, या थायराम करके आता है जिसमें 2 से 3 ग्राम प्रति दवाई की मात्रा को 1 किलोग्राम बीज के हिसाब से ट्रीटमेंट करके ही इस बीज को लगाना चाहिए। बीज लगाने के बाद जब पौधे तैयार हो जाते हैं, 20 से 25 दिन का समय लगता है। जब पौधे लगाने के लायक हो जाते हैं तब पौधे को लगाना चाहिए। लगाते समय यह ध्यान देना चाहिए कि इसको प्रॉपर दूरी में लगाना चाहिए और एक निश्चित अनुपात में, निश्चित दूरी में डिसाइड करके ही लगाना चाहिए। किसान भाइयों देखे हो, पॉली हाउस के अंदर हमन खेती करत हन, मल्चिंग विधि से हमन लगाए हन और कतका दूरी हम लगाना है ये बात ला बताइसे। अब बात आते संगवारी हो कि मल्चिंग विधि के जो हमन झिल्ली बिछाए हन ओमा पाइपलाइन तको हमन डारे हन। वो पाइपलाइन का बारे पानी दे बर। तो सिंचाई हमला कब करना है पॉली हाउस के अंदर हम खेती करत हन तब कतका मात्रा में हमला पानी के ज़रूरत पड़ही और कब ज़रूरत पड़ही, ये बात ला बतावत है आप मन ला हेमंत पाणीग्रही जी है। का बतावत है संगवारी हो, आप मन देखो भाई। देखिए, जल प्रबंधन एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। जल प्रबंधन बहुत ही आवश्यक पहलू है। जल प्रबंधन के लिए सबसे पहले हम जब लगाते हैं टमाटर के पौधा को, जो लगाने की दूरी होती है 45 से 50 सेंटीमीटर पौध से पौध की दूरी रखी जाती है और कतार से कतार की दूरी, जो ड्रिप इरिगेशन का जो पाइपलाइन होती है 1 मीटर 20 सेंटीमीटर की दूरी पर इसको जनरली लगाया जाता है। लगाने के पहले जल प्रबंधन हेतु बहुत ही आवश्यक है कि मल्चिंग करना चाहिए। जो प्लास्टिक मल्च होता है, मल्चिंग करना चाहिए। मल्चिंग करने से क्या होता है कि नमी को बनाए रखता है और नमी उड़ता नहीं है ज़्यादा गर्मी के कारण। दूसरी बात, जल प्रबंधन जब हम लगाते हैं तो उसमें हल्की सिंचाई ड्रिप
ड्रिप इरिगेशन के सहायता से, टपक सिंचाई की पद्धति की सहायता से दे देना चाहिए। उसके बाद जब पौधे बड़े होते जाते हैं तो पौधे की जल मांग धीरे धीरे बढ़ती जाती है, उसके हिसाब से जल हमको देना चाहिए। जब पौधे छोटे होते हैं लगाने के तुरंत बाद इनको आधा लीटर पानी प्रति पौधे के हिसाब से देना होता है, जिसमें हम जल का कैलकुलेशन करके हम दे सकते हैं ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से। और जब पौधे बड़े हो जाते हैं, फूल आने लगता है, रूट सिस्टम उनका डेवलप हो जाता है, तब उनको 1.5 से 2 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। गर्मी के समय में देखा जाए तो इनको 2.5 से 3 लीटर पानी प्रति पौध के हिसाब से हमको देना पड़ता है, जिससे इनकी जल मांग की आपूर्ति होती रहती है। ये सारी आपूर्ति ड्रिप इरिगेशन पद्धति के माध्यम से देने से जल का बचत होती है और जल कंप्लीट रूप से पौधे के जड़ के पास पहुंचता है, जिससे पौधे की बढ़वार बहुत अच्छी होती है और हमको जो वृद्धि और उत्पादन है बहुत अच्छी मात्रा में हमको मिलने लगती है। किसान भाई हो देखे हो, पाइपलाइन के माध्यम से पानी पलोना है और मल्चिंग विधि से खेती करना है, पॉली हाउस में खेती हम करत हन, ये बात चर्चा हमार चलत है। अब बात आते संगवारी हो, अत्याधुनिक तरीक़ा से खेती हमन तो करबेच करत हन, लेकिन खान पान के बात करन, खाद प्रबंधन के बात करन तो वैज्ञानिक विधि से खेती हमन करबो पॉली हाउस में तो खाद कतका लागही, कतका मात्रा में खाद देना है, कौन कौन सा खाद देना है, के दिन में खाद हमला देना है, आवो सब वो बात ला बतावत है। पाणिग्राही जी है, ध्यान ले देखन संगवारी हो। अभी हम बात कर रहे थे टपक सिंचाई पद्धति की। टपक सिंचाई पद्धति एक ऐसा उपकरण है जिसमें हम पानी देने के साथ साथ खाद भी दे सकते हैं। जल में जो विलेय उर्वरक होते हैं जैसे 19-19-19, 13-0-45, 0-52-34, 0-0-50, ये नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास प्रदाय करने वाली उर्वरक हैं। इन उर्वरकों को जल में घोलकर ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से दी जाती है। सबसे पहले हम जब लगाते हैं पौधे 4 से 5 दिन की अवस्था तक हम ड्रेंचिंग करते हैं। ड्रेंचिंग बायोजाइम का ड्रेंचिंग करते हैं और साथ ही साथ कैल्शियम नाइट्रेट की ड्रेंचिंग करते हैं, जिससे कि पौधे में अच्छी तरह मजबूती आ जाए। और 4 से 5 दिन के बाद हम फर्टिगेशन का काम स्टार्ट करते हैं। फर्टिगेशन के लिए सबसे पहले 19-19-19 जो नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र होता है वह बहुत ही आवश्यक होता है, क्योंकि पौधे की बढ़वार के समय, पत्तियों के बढ़वार के समय बहुत ही आवश्यक होता है। तो 19-19-19 की मात्रा को आधा से 1 किलोग्राम प्रति एकड़ प्रतिदिन के हिसाब से हम देते हैं 4 से 5 दिन की अवस्था के बाद। जब पौधे बड़े हो जाते हैं, रूट डेवलपमेंट स्टेज में आ जाते हैं, तो 1261-0 1 से 1.5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से प्रतिदिन प्रदाय की जाती है ड्रिप इरिगेशन की द्वारा। उसके बाद जब पौधे बड़े हो जाते हैं, फूलने लगते हैं और हल्का फ्रूट सेटिंग चालू हो जाता है, तब हम 13-0-45 और 0-0-50 की मात्रा को चालू कर देते हैं। 13-0-45 की 3 से 4 किलोग्राम मात्रा प्रति दिन या प्रति 1 दिन बाद हम दे सकते हैं। साथ ही साथ 0-0-50 जब फलने की अवस्था में हो जाती है, जब मैच्योरिटी स्टेज में आ जाती है, तो 0-0-50 जो पोटास होता है, पोटास एक ऐसा उर्वरक है जो पौधे की गुणवत्ता को बढ़ाने में बहुत ही आवश्यकता होती है और पौधों को रोग एवं बीमारी के प्रति प्रतिरोधक क्षमता बनाने में बहुत ही आवश्यक होती है। तो ऐसे समय में 0-0-50 जो पोटास युक्त फर्टिलाइज़र है उसकी 2 से 3 किलोग्राम प्रति एकड़ प्रति दिन के हिसाब से हम ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से प्रदान की जाती है। किसान भाई हो देखे हो, खाद के प्रबंधन के बारे में आप मन ल बताई से चर्चा ला जारी रखबो संगवारी हो। बेरा हो गए एक ठन विराम के, विराम लेथन संदेश देखथन। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है, अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। मेरे साथ बोलो ए बी। अरे नादान, बच्चे को एबीसी सिखा रहा है। अरे काम धंधे की एबीसी तू कब सीखेगा? ये देख विज्ञापन, तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है
AC ABC। AC ABC? जी हाँ, ACABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है। इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36 से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की ABC। शाबाश, चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपार। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। तो हरकू भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। अन्नदाता किसानों की खुशहाली और उनकी आय में बढ़ोतरी के लिए भारत सरकार लगातार प्रयासरत है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 7 वर्षों में खेती को आधुनिक और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई निर्णय लिए गए हैं। छोटा किसान बने देश की शान, ये हमारा सपना है। देश के 80% से ज्यादा किसान ऐसे हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम जमीन है। अब देश में इन्हीं छोटे किसानों को ध्यान में रखते हुए कृषि सुधार किए जा रहे हैं, निर्णय लिए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत 24 फरवरी 2019 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई थी। पीएम किसान योजना का पूरा खर्च भारत सरकार वहन करती है। इसके तहत लाभार्थी किसानों को हर साल 6,000 रुपए की सम्मान राशि 2,000 रुपए की 3 समान किस्तों में सीधे उनके बैंक खातों में हस्तांतरित की जाती है। अब तक 11 करोड़ से भी अधिक लाभार्थी किसानों के बैंक खातों में 1,58,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे ट्रांसफर की जा चुकी है। किस्तों की जानकारी किसानों को SMS के माध्यम से दी जाती है। இப்போ நேரா நாங்க வந்து பேங்க்குக்கு ஆக்சுவல் போகும்போது அந்த பணத்தை நாங்க வித்ரா பண்ணிட்டு வந்து நாங்க விவசாயம் பண்ணிக்கிறோம்। इस मदद से बुआई के पहले अब किसानों को बीज, खाद, कीटनाशक और कृषि संबंधी अन्य जरूरतों के लिए साहूकारों के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता। અને એના લીધે મારે કોઈ જોડે કે સગા સંબંધી કે મિત્રો જોડે મારે ઉછીના પૈસા લેવાની જરૂર પડતી નથી અને એનાથી હું સારી એવી खेती કરી શકું છું। इस योजना से मिले लाभ तथा आवेदन की स्थिति देखने के लिए पीएम किसान पोर्टल लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से पात्र किसान अपना पंजीकरण स्वयं करने के साथ साथ अब तक मिले लाभ और अपने आवेदन की स्थिति फार्मर्स कॉर्नर से देख सकते हैं। इस योजना का लाभ पात्र किसानों को ही मिल सके, इसके लिए इस प्रक्रिया को फूल प्रूफ बनाते हुए इसे आधार और इनकम टैक्स वेरिफिकेशन के साथ साथ फिजिकल वेरिफिकेशन से भी जोड़ा गया है। इसके अलावा किसानों की सुविधाओं और जानकारी के लिए पीएम किसान मोबाइल ऐप भी विकसित किया गया है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के किसानों को मिल रहा है। इसे हासिल करके हमारा किसान सबल और आत्मनिर्भर हो रहा है। इस स्कीम ने हमारा भारत सरकार ने हमारा किसान के लिए बहुत बड़ा सम्मान दिया है। इसीलिए हम भारत सरकार को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हम बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आत्मनिर्भर भारत की पहचान प्रगतिशील और समर्थ किसान। पॉली हाउस में जब हमन खेती करथन, अत्याधुनिक वैज्ञानिक विधि से खेती करथन, तो का रोग राई लगे के संभावना रहीथे का, या बीमारी लगे के संभावना रहीथे का। और सामान्य विधि से खेती करथा आप मन तो बहुत सारा बीमारी ला, कीड़ा मकोड़ा जानबेच करथा। लेकिन हम पॉली हाउस के बात करन
तो ओमे का संभावना है समस्या के, कौन कौन सा समस्या आ सकत है और आथे तो चिन्हारी कैसे है, ओकर निराकरण हम कैसे करन। आओ पाणिग्रह जी बतावत है, ध्यान ले देखन सुनन। देखिए, टमाटर की खेती में कीट व्याधि आते हैं, समस्याएं होती है, बहुत सारे समस्याएं हैं। कीट व्याधि में अगर देखा जाए तो इसमें फल भेदक कीट एक आता है जिसको हम फ्रूट बोरर के नाम से जानते हैं। फ्रूट बोरर क्या करता है, फलों पर छेद कर देता है जिससे फल की गुणवत्ता खराब हो जाती है, फल बाज़ार में बेचने लायक नहीं होता और फल के अंदर ही अंडे दे करके वहाँ फल को ख़राब कर देती है और पत्तियों को भी ये ख़राब कर देती है, पत्तियों को कुतर कर नष्ट कर देती है, जिससे फल की वृद्धि विकास रुक जाती है, फल का सेब खराब हो जाता है जिससे मार्केट में प्राइस नहीं मिलता। इसके नियंत्रण के लिए हमें इंडोक्सोकार्ब 1 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से उपयोग करना चाहिए। साथ ही साथ फेरामोन ट्रैप 4 फेरामोन ट्रैप प्रति एकड़ के हिसाब से इस्टेब्लिश करना चाहिए, व्यवस्थित करना चाहिए। साथ ही साथ नीम का जो सीड है उसका एक्सट्रैक्ट 5% घोल का स्प्रे करने से भी फल भेदक कीट को नियंत्रित कर सकते हैं। दूसरी इसमें जो इम्पोर्टेंट कीट होता है उसको पर्ण सुरंगी के नाम से जाना जाता है, जिसको हम लीफ माइनर भी कहते हैं। लीफ माइनर के नियंत्रण के लिए हमें वर्टीमेक करके एक केमिकल आता है जिसका 1.5 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से देना चाहिए। लीफ माइनर पत्तियों पर चलकर उसमें ऐसा आकार बना देती है उसमें जिससे पत्तियों की जो स्थिति है ख़राब हो जाती है और इसमें क्लोरोफिल कंटेंट भी इसमें धीरे धीरे ख़त्म होने लगती है, जिससे पौधे की बढ़वार समाप्त हो जाती है और पौधे का ग्रोथ जो है स्टंटेड हो जाता है। साथ ही साथ इसमें चूसने वाले कीड़े की बात करें तो एफिड है और वाइट फ्लाई। एफिड जिसको हम माहू के नाम से जानते हैं, एफिड के नियंत्रण के लिए ये कीड़े क्या करते हैं कि जो कोमल टहनियाँ होती हैं, शाखें होते हैं, उसमें से रस को चूसकर पौधे को कर्लिंग बना देती है जिससे कि पौधों की बढ़वार जो है रुक जाती है। इनके नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रिड 1 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोलकर देना चाहिए। साथ ही साथ डाइमेथोएट 1 ml पर लीटर पानी के हिसाब से घोलकर देना चाहिए। तीसरी जो इम्पोर्टेंट इंसेक्ट होती है माइट भी एक छोटे टीनी इंसेक्ट होते हैं। ये भी पौधों की प्रवाहों से, कोमल शाखों से रसों को चूस करके पौधों को कमज़ोर कर देती है और पौधों की बढ़वार को रोक देती है। इसके नियंत्रण के लिए डाइकोफाल या ओमाइट 1 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोलकर देना चाहिए। बीमारी की हम अगर बात करें तो इसमें बहुत सारी बीमारियां आती है। पहली जो बीमारी है वो लीफ कर्ल है। टमाटर का लीफ कर्ल एफिड पॉपुलेशन के कारण होता है। एफिड वेक्टर के रूप में काम करता है। इसके नियंत्रण के लिए हमें इमिडाक्लोप्रिड या रोगोर 1 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल कर देना चाहिए। दूसरी अगर बड़ी बीमारी की हम बात करें तो इसमें एक अगेती अंगमारी जिसको हम अर्ली ब्लाइट के रूप में जानते हैं और दूसरी होती है पछेती अंगमारी। इसके नियंत्रण के लिए हमें जो सिस्टमिक फंजीसाइड्स हैं, चाहे डाइथेनियम 45 हो, चाहे साफ हो या बाविस्टीन हो, इसकी 2 से 3 ग्राम मात्रा को 1 लीटर पानी में घोलकर देना चाहिए जिससे अगेती और पछेती अंगमारी का नियंत्रण हो सके। और एक चीज़ और ध्यान रखना है कि जो बीमारी है उससे निजात पाने के लिए हमें ग्रीष्मकालीन जुताई बहुत अच्छे तरह से करना चाहिए और ट्राइकोडर्मा विरिडी का हमें सॉइल प्रिपरेशन करते समय उसमें मिलाना चाहिए। और ग्रीष्मकालीन जुताई से हमें ये लाभ होता है कि जितने भी मृदाजनिक बीमारी हैं तो ये सब मर जाते हैं ग्रीष्मकाल में जुताई करने पर और साथ ही साथ हमें बहुत अच्छा फसल मिलता है। एक और बात बताना चाहता हूँ मैं कि टमाटर की जो फसल लेते हैं जिसमें एक फसल अगर मान लो एक खेत में ले लिया गया तो दूसरे साल उसी फसल को उसमें रिपीट नहीं करना चाहिए। क्रॉप रोटेशन फसल चक्र का हमें बहुत अच्छे तरह से अपनाना चाहिए जिससे कि हमें जो अच्छे सी एक फसल प्राप्त हो सके और हमें गुणवत्तापूर्ण उपज मिल सके। पॉली हाउस में अत्याधुनिक तरीका से वैज्ञानिक विधि से टमाटर के खेती कैसे करन ये चर्चा करें संगवारी हो। आशा है निश्चित रूप से आप मन हाँ ये कोती लौठू और अच्छा आमदनी कमाहूँ टमाटर के खेती करके, ऐसे हमारा आशा विश्वास है। आज के कार्यक्रम आप मन ला बने लागी सो ही तो आप मन है चिट्ठी पाती लिखो हमर ये पता मा। हमर पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन द्वारा निदेशक दूरदर्शन केंद्र शंकर नगर रायपुर छत्तीसगढ़ 492007। तो आप मन के चिट्ठी पाती के अगोरा रही संगवारी हो। अवैया बेरा फिर कोनो नवा विषय के संग आप मन संग गोड़ बात करे बर आबो। मोला देवा विदा। जय जोहार, राम राम।